तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स देना है तो ये जस्ट एक पैराग्राफ है, इतना मैं यहाँ पे एक कोड यहाँ पे बस इतना ही लिखती हूँ। ठीक है, तो इतना ही मैंने लिखा, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट्स हो गए। ठीक है, अब वही मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स कमेंट यहाँ पे लेना है। ठीक है, मल्टीपल लाइन लेना है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे कि मुझे ये पैराग्राफ दिखाना नहीं है। अभी जैसे ये पैराग्राफ नहीं दिखाना है तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स है उसको मैं यूज करती हूँ। ये देखिए क्या हुआ, जैसे आप एंड नहीं ऐड करते हो तब तक क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन शो होता है। इसको मैंने सेव किया, तो वही हम अभी इसमें क्या देखते हैं, हमारे आउटपुट में देखते हैं कि हमारा किस तरीके से यहाँ पे शो होगा। तो ये देखिए, इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या दिख रहा था, हमारा जो पहले है टू पैराग्राफ दिख रहा था बट अभी सिंगल पैराग्राफ दिख रहा था। अगर वही मैं इसको कंट्रोल यू करती हूँ तो ये देखिए क्या दिख रहा है आपको कोडिंग में, कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है, हमने सिर्फ क्या किया, उसको कमेंट्स करके रख दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो उसके यहाँ पे कमेंट्स करके मैंने यहाँ पे रख दिया, तो कमेंट्स करके मैंने रखा है यहाँ पे, तो वही यूज है कमेंट सेक्शन का। जो डिजाइनर है और डेवलपर है उसके लिए मुझे क्या है यहाँ पे ये यूजफुल है। ठीक है, तो अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, अगर मुझे सिर्फ इसको कमेंट देना है तो कमेंट यहाँ पे देना है, तो अभी जैसे मुझे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मुझे पैराग्राफ के लिए देना है तो मैं क्या करूंगी, इस कोड को मुझे लिखना है, तो ये फॉर पैराग्राफ। ठीक है, फॉर पैराग्राफ मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं इसको सेव करती हूँ। बट अभी देखिए जो मैंने यहाँ पे फॉर पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है तो वो हमारे क्या होगा, आउटपुट में शो नहीं होगा। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए क्या हो रहा है, हमने पैराग्राफ के ऊपर एक कमेंट्स लिखा है फॉर पैराग्राफ, मतलब ये जो कोड है रिलेटेड टू क्या है, पैराग्राफ है, बट वो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे किसमें शो नहीं हो रहा है, आउटपुट में शो नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने कमेंट्स में दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम कमेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं तो ऐसे केस में, मतलब जो मुझे डिसेबल करना है कोड उसको हम कमेंट्स कर सकते हैं, या और मुझे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कोड किसका है, उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि सिंगल लाइन कमेंट्स है और मल्टी लाइन कमेंट्स आपको दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कैसे डिसेबल करना है कोड, तो उसके इसके लिए मल्टीपल लाइन कर सकते हैं। और सिर्फ जो सेक्शन के हिसाब से स्टार्ट सेक्शन है एंड सेक्शन है वो दिखाना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ कमेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्या, बैकग्राउंड, एचटीएमएल बैकग्राउंड। अब जैसे ये बैकग्राउंड क्या है, तो ये बैकग्राउंड में यहाँ पे दो तरीके से होगा, एक तो कलर हम दे सकते हैं बैकग्राउंड में, दूसरी हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, इमेज दे सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपको जो यूनिवर्सिटी कोर्स यहाँ पे दिख रहा है, या ऑसम टीचर आपको दिख रहा है, या फ्लेक्सिबल टाइम जो आपको दिख रहा है, तो इसके बैकग्राउंड में एक कलर है। ठीक है, एक ब्लैकिश कलर है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, मेरा जो पैराग्राफ हो गया, ठीक है, या मुझे बॉडी है, मतलब जो हमारा ये दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, तो ये जो आउटपुट में मुझे क्या कौन सा कलर दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है। तो अभी मुझे क्या करना है कि इसके साथ मुझे कलर ऐड करना है। तो अभी यहाँ पे जो एचटीएमएल हम पढ़ रहे थे, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था और कल भी मैंने बोला था कि हम एचटीएमएल के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हमको जो एट्रीब्यूट्स दिए हैं उसी के साथ हम इसको यूज करेंगे। अगर मुझे और कस्टमाइज करना है तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है कौन सा, सीएसएस। तो सीएसएस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो स्टाइलिंग चाहिए, जो अट्रैक्टिव मुझे बनाना है वेब पेजेस को, हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एचटीएमएल के थ्रू मुझे क्या करना है, हम बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है सिर्फ हम बॉडी को दे सकते हैं, सबको नहीं दे सकते, सिर्फ हम बॉडी को दे सकते हैं। ये देखिए, HTML allows you to alert the background color of an element using the BG color activity। तो अगर मुझे यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर, मतलब बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है तो उस केस के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करना है।
ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे ये जो जाएगा पूरे बॉडी, मतलब हमारा जो पूरा वेब पेजेस है उसके लिए यहाँ पे जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड कलर मुझे कहाँ पे देना है, मुझे देना है यहाँ पे बॉडी में, जो हमारा बॉडी सेक्शन है वहां पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीजी कलर के थ्रू मुझे क्या करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट देना है, सॉरी कलर देना है यहाँ पे। तो ये जो बॉडी है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऐड कर देती हूँ यहाँ पे बीजी कलर। देखिए बीजी कलर, तो बीजी कलर स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर। तो मैंने सपोज यहाँ पे क्या दे दिया, ग्रे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कलर दे दिया। तो अभी हम देखते हैं हमारे आउटपुट में क्या आता है। इसको रिफ्रेश करके देखिए क्या हुआ, एक ग्रे कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड में एक ग्रे कलर यहाँ पे ऐड किया, और मैंने किस में ऐड किया, यहाँ पे ये बॉडी में ऐड किया। सेम अगर सपोज मुझे पैराग्राफ में देना है, तो मैं पैराग्राफ में दे सकते हैं क्या, तो ये देखिए उसका मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे ऐड किया, और मैंने यहाँ पे दे दिया कौन सा, रेड। ठीक है, रेड मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अभी देखिए आउटपुट में क्या आता है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या हुआ, हमारे आउटपुट में क्या हुआ है, जो पीची कलर है वो आया ही नहीं। ठीक है, किसमें, पैराग्राफ में। जो हमने बॉडी में दिया है वो तो आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मैंने पैराग्राफ में दिया, क्यों, कि जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है वो सभी पे यूज नहीं होता, वो किस पे यूज होगा, बॉडी में, क्योंकि हम अभी बॉडी देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल टॉपिक, उसमें हम बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम मार्की यूज करेंगे, उसमें हम बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। मतलब ये स्पेसिफिक जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है, बॉडी, टेबल और मार्की टैग, बस हम इसी में ही यूज कर सकते हैं, ये बाकी टैग में नहीं। अगर आपको बाकी टैग में यूज करना है तो उसके इसके लिए हमको इसीलिए सीएसएस दी है कि हम उसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सके। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, बीजी कलर एट्रीब्यूट। तो भी जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, जो बीजी कलर में मैंने क्या दिया, कलर दिया। ठीक है, कलर यहाँ पे दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हैश वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरीके से कलर यहाँ पे दे सकते हैं, एक तो कीवर्ड के थ्रू। तो जो जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड दिया है, तो वो हम मैंने किसके थ्रू दिया है, कीवर्ड के थ्रू दिया, मतलब हम स्पेलिंग लिखते हैं, जो भी कलर है हम उसका क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग लिखते हैं। और दूसरी होती है, जो भी कलर होती है उसकी हैश वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, तो कौन सी हैश वैल्यू होती है, तो एचटीएमएल बैकग्राउंड में अगर मुझे कलर देना है तो उसमें ये हैश वैल्यू है। ये तो मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो बताया, इसमें तो काफी सारे हैश वैल्यू होती है जो हम सीएसएस में देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो ब्लू आप लेते हो, तो ये ब्लू क्या है, ये कीवर्ड है, मतलब यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं। तो 2 कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिख रही है, कीवर्ड, मतलब स्पेलिंग्स दिख रही है जो कलर्स है। ठीक है, दूसरे इसमें क्या है, यहाँ पे हैश वैल्यू दिख रहे हैं, और हैश वैल्यू के बाद का जो कॉलम है उसमें आपको दिख रहे कलर कौन से। ठीक है, तो अभी जैसे ये ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक है तो आपको 6 टाइम 0 ऐड करना है। रेड आपको देना है तो 2 टाइम F एंड 4 टाइम आपको क्या दिखना है, लिखना है यहाँ पे 0 लिखना है। तो वही हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैश वैल्यू को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि मुझे किसमें ऐड करना है, पैराग्राफ में नहीं, क्योंकि बीजी कलर एट्रीब्यूट हमारा किसमें होगा, यहाँ पे बॉडी में, हैश FF, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 4 टाइम्स मैंने 0 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे इसका आउटपुट, जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे इसको रिफ्रेश, ये देखिए क्या हुआ, हमारा रेड कलर आ गया। रेड कलर आ यहाँ पे आ गया। कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कीवर्ड्स हम दे सकते हैं, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हैश वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बेस ये कुछ प्राइमरी है हैश वैल्यू, मतलब यहाँ पे पूरा नहीं दिया, हम सीएसएस में तो इससे ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी काफी सारे यूनिट्स होते हैं, कलर्स होते हैं जो हम सीएसएस में देखेंगे, बट यहाँ पे अभी मैंने बस इतना ही बताया। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे कि मुझे बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करना है। तो सेम वैसे ही मुझे अगर बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है तो, ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज मुझे कैसे ऐड करनी है, तो बैकग्राउंड इमेज मुझे ऐड करना है तो उस केस के लिए मुझे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे, बॉडी में। अब ये देखिए, जैसे मैंने बोला कि बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, बॉडी। आगे जाके हम टेबल में टेबल टैग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे फिर से। उसके बाद मार्केट टैग हम देखेंगे, उसमें हम फिर से बीजी कलर एट्रीब्यूट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही
सेम वैसे ही आप बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड इमेज आपको लेनी है, तो बैकग्राउंड इमेज भी आप से बॉडी टैग में यूज कर सकते हो और टेबल टैग में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एचटीएमएल के रिस्ट्रिक्शंस है कि हम सिर्फ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इसी टैग के साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, मुझे बैकग्राउंड इमेज यूज करनी है। तो ये देखिए, तो जो मेरी बैकग्राउंड इमेज कहाँ है, ये मेरा डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे मेरी बैकग्राउंड इमेज है। और मैंने, जैसे हमने फेवी आइकॉन लिया था, उस केस में मैंने बताया था कि हमारा जो एचटीएमएल फाइल है प्लस इमेज है वो सेम इस पे रहेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज नेम विद एक्सटेंशन मुझे देना है। तो सेम अभी हमारे एचटीएमएल फाइल डेमो है, प्लस यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो है। तो हम देखते हैं इसका टाइप क्या है, प्रॉपर्टीज में जाके जो इसका टाइप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो क्या दिख रहा है यहाँ पे, डॉट जेपीजी। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका इमेज का नाम है BA1 और उसका जो एक्सटेंशन है यहाँ पे डॉट जेपीजी। तो मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे, बैकग्राउंड मुझे जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें बैकग्राउंड प्लस मेरी इमेज ने विथ एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज नेम है वो हम देखते हैं यहाँ पे BA1, यहाँ पे BA1.jpg। तो इसका जो एक्सटेंशन है, तो अभी यहाँ पे जेपीजी है, कहीं पे जेपीईजी रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए अभी इमेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, बैकग्राउंड में हमको क्या दिख रही है यहाँ पे, मतलब बॉडी में हमको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे इमेज शो हो रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्यों दिख रही है, क्यों, क्योंकि जो अगर इमेज का साइज छोटा है तो वो क्या होती है कि हमारे पूरे ब्राउजर को कवर करने के लिए वो इमेज मल्टीपल टाइम शो होती है। तो वही मैंने आपको पहले बता रही थी कि एचटीएमएल में हम सब कुछ नहीं ले सकते, उसको कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है सीएसएस का। तो ये अब अभी आपको मल्टीपल टाइम्स दिख रहा है, बट वही हम सीएसएस में जाएंगे तो इसी इमेज को हम सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सीएसएस। तो ये यहाँ पे क्या दिख रही है, ये आ गई बैकग्राउंड इमेज। तो वही मैंने बोला, ये टेबल पे हम यूज कर सकते हैं प्लस हम बॉडी में यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे एचटीएमएल में कि हम बैकग्राउंड कलर प्लस बैकग्राउंड इमेज को हम कैसे ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, एचटीएमएल एंटिटीज। अब एचटीएमएल एंटिटीज क्या होती है और इसकी जरूरत मुझे क्या है। अभी एचटीएमएल एंटिटी मतलब क्या होता है, एक ये कोड होता है, मतलब एंटिटी नंबर होता है। ये देखिए, तो ये एचटीएमएल एंटिटी है, तो ये क्या होता है, एक्चुअली ये एंटिटी कोड होता है, मतलब एंटिटी नंबर होता है। अब किसके लिए होता है, अभी जैसे कि हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, वेबसाइट बनाते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमारे वहां पे काफी सारे ऐसे आते हैं, इमेजेस आते हैं, मतलब वो लाइक फॉर एग्जाम्पल एंड, तो हम AND का स्पेलिंग भी लिख सकते हैं या हम एम्परसेंड का साइन लेके भी एंड ले सकते हैं। प्लस ट्रेडमार्क का सिंबल है, ठीक है, इसके अलावा स्पेस मुझे देनी है तो वो हम दे सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एंटिटी नंबर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, अगर मुझे अगर ऐसा चाहिए, तो अगर मुझे कोड यहाँ पे लिखना है एंड का देना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो एम्परसेंड साइन है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एंड यहाँ पे दे सकती हूँ। अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो ये हमारे आउटपुट में भी शो हो जाएगा। मैं इसको कैसे फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, सॉरी पहले यहाँ पे मैं इमेज इसको रिमूव कर देती हूँ, बैकग्राउंड इमेज। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, आप AND एंड या एम्परसेंड का साइन देके भी आप एंड दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने जब कोड लिखा तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे 7 शिफ्ट एंड 7 ये मैंने क्लिक किया तो मेरा एम्परसेंड का साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट ऐसे ही यहाँ पे जो साइंस होते हैं तो उसके लिए हमको HTML में एंटिटी नंबर प्रोवाइड की गई। अब क्यों, इसकी क्या जरूरत है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम तो कोडिंग करते हैं और सबको मोस्ट ऑफ जिनको एचटीएमएल आता है उनको पता होगा कि इसमें कोई एरर नहीं आती है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करते, लाइक सी हुआ या जावा हुआ या C++ हुआ, तो उस केस में अगर आपका सिंटेक्स थोड़ा सा भी मिसिंग है
तो उस केस में आपका क्या होता है कि आउटपुट में एरर शो होता है। अगर आपने सेमीकोलन भी मिस किया आउटपुट में एरर शो हो जाएगा, अगर आपने करली ब्रेसेस भी उसमें मिस किया तो आउटपुट शो हो जाएगा। बट एचटीएमएल क्या है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका जो हम आउटपुट देखते हैं वो कहाँ पे देखते हैं, हम ब्राउजर पे देखते हैं। तो हमारा क्या होता है कि इसमें कोई एरर नहीं आता है। बट एरर कहाँ पे होता है, अगर हम इस तरीके से साइंस यूज करते हैं तो एरर कहाँ पे आता है, एरर आता है जब हम हमारे वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं तब। क्योंकि क्या होता है, जो डिजिटल मार्केटर्स है, मैंने बताया था मेटा टैग वो हेड सेक्शन का यूज करते हैं। जो भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो सारे हेड पार्ट में वर्क करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम एसईओ करते हैं तो उसमें आपकी जो वेबसाइट होती है उसकी स्पीड देखी जाती है, मतलब वो कितना स्पीड ले रहे हैं लोड होने में, प्लस आपके इसमें कोई एरर है या नहीं। तो मतलब एसईओ में ऐसे टूल्स होते हैं कि उसके थ्रू हम हमारे वेबसाइट में, हमारे वेब पेजेस में हम चेक कर सकते हैं कि एरर है या नहीं। वो हमारा काम नहीं है, वो किसका है, डिजिटल मार्केटर्स का काम है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। हम मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो तो उस केस में क्या होता है, जैसे एड हम लेते हैं सिंबल, तो वो कोड काउंट नहीं करता है, वो क्या है यहाँ पे उसमें एरर शो करता है। तो इसीलिए हमको एचटीएमएल ने क्या किया है कि एंटिटी नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एंटिटी नंबर। तो एंटिटी नंबर में क्या होगा कि हम यूज करके उसको हम हमारे वेब पेजेस को क्या कर सकते हैं, एरर फ्री कर सकते हैं। ये देखिए, HTML entities offer the method to display the reverse character, sorry, reverse characters ensuring the correct rendering। तो जब मैंने बताया कि अभी तो हमारे इसमें वो एरर शो नहीं करेगा, बट जब एसईओ में जो टूल्स होते हैं वहां पे वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो ऐसे केस में, तो जब हम करेक्ट रेंडरिंग करना चाहते हैं, हमारा जो ये है कीवर्ड्स है, ये कैरेक्टर्स है, तो उस केस के लिए हम एंटिटी नंबर्स को यूज करते हैं। एंटिटी कन्वर्ट द कैरेक्टर इनटू द फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। तो ये इंटरनेट में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे काफी सारे एंटिटी नंबर्स हैं। ये देखिए, अगर आपको लेस देन का साइन लेना है, ठीक है, तो लेस देन का साइन लेना है, तो अभी देखिए हमारा जो कोड है, अगर हम एचटीएमएल में जाते हैं तो हमारे यहाँ पे भी लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, क्योंकि हम उसी में हमारा एचटीएमएल का जो कोड है वो लिख रहे हैं। बट अगर वही हम लोग यहाँ पे ये एंटिटी नंबर अगर लेस देन का हम यूज करेंगे, तो उस केस में वो जो टूल्स होते हैं एसईओ के, उसमें वो एरर शो कर सकता है, क्योंकि वो कंसिडर क्या करेगा कि ये टैग स्टार्ट हो रहा है उसके लिए है। तो इससे बेटर वे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंटिटी नंबर यूज करेंगे। तो ये देखिए, एंटिटी नंबर के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एम्परसन LT सेमीकोलन। तो ये उसका एंटिटी नंबर है। इवन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए आपको यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्परसन RHG आपको यूज करना है। कॉपीराइट का सिंबल है तो यहाँ पे एम्परसन कॉपी, और ये सेमीकोलन देना कंपल्सरी है। फिर यहाँ पे यूरो का सिंबल है, ठीक है। तो ये इसमें काफी सारी एंटिटीज नंबर है। ये देखिए, फॉन्ट का है, सेंट का है, इवन डबल कोटेशन, एम्परसन, ग्रेटर देन, पार्शियल डिफरेंशियल मुझे करना है, एग्जिस्ट है या नहीं, तो उसके लिए मुझे लेना है। एम्प्टी सेट है, नवेल है, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ, नॉट एन एलिमेंट ऑफ, मतलब डिपेंड करती है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से है, तो उसके हिसाब से आपको जो एंटिटी नंबर्स लेना है तो आप ले सकते हो। तो इसमें काफी सारे एंटिटीज नंबर है, ये आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे जब स्लाइड ये कर रही हूँ तो ये काफी सारे यहाँ पे एंटिटी नंबर है। तो मुझे इसको किस तरीके से लेना है एंटिटी नंबर को, तो जरूरी नहीं कि आपको सारे एंटिटी नंबर यूज ही होंगे, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट है। एंड तो एंड हुआ या कॉपीराइट हुआ तो ये कंपलसरी यूज होने वाली ही है, क्योंकि हमको एंड की जरूरत होती है। हम एंड लिखने से चाहिए हम लिख ले, ठीक है। या अगर कॉपीराइट का मुझे देना है साइन यहाँ पे, तो कॉपीराइट के लिए हम एम्परसेंड कॉपी यहाँ पे लेते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंटिटी नंबर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सिंपल एंड मैंने लिखा हुआ है, सेम वैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एंड का एंटिटी नंबर लिखती हूँ, यहाँ पे एम्परसन AMP सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पैराग्राफ में लेती हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए मेरा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एम्परसन AMP एंड सेमीकोलन। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या हुआ
कि जो मैंने एंड का सिंबल लिखा है और प्लस मैंने एंटिटी नंबर के थ्रू जो एंड का सिंबल दिया है, दोनों भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये है कि हमारे लिए जो एसईओ होता है उसके लिए ये ज्यादा यूजफुल है, ये नहीं। ठीक है, तो जैसे सेम मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से मैं लेती हूँ पी एम्परसेंड कॉपी सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या, पी मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मैंने एम्परसेंड कॉपी का सिंबल यहाँ पे ले लिया। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हुआ, कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे आ गया। सेम वैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेस देन का करना है। तो फिर से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एम्परसेंड एल टी सेमीकोलन, तो यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज। तो यहाँ पे लेस देन का सिंबल मुझे लेना है, तो उसके इसके लिए मैंने यहाँ पे एल टी दिया, एंटिटी नंबर। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंटिटी नंबर है, तो आप चाहिए तो उसको प्रैक्टिस से यूज करके देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बस बताया यहाँ पे कि हमको एंटिटी नंबर किस तरीके से लेना है और एंटिटी नंबर लेने के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या यहाँ पे एंटिटी नंबर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा, इमेज टैग। अभी तो अभी तक हमने जो देखा था वो काफी बेसिक था। बेसिक था मतलब काफी छोटे टॉपिक्स भी थे वो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे है इमेज। अब आप देखते हो यहाँ पे कि हमारी जो वेबसाइट्स होती है तो उसमें इमेज है, तो इसमें हम दो तरीके से इमेज ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लेनी थी, तो उसके लिए हम बीजी कलर एट्रीब्यूट, सॉरी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हमने यूज किया। अब मुझे इमेज लेना है, मुझे फ्रंट पेज पे ना कि बैकग्राउंड में, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज टैग का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए इमेज टैग, तो इमेज टैग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये देखिए, the image tag is used to embed the image in the web pages and only require the attribute without needing a closing tag। अभी तक हमने जो भी टैग देखे वो कैसे थे, यहाँ पे क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और जो ऐसे टैग थे एम्प्टी टैग कि जिनका खुद का आउटपुट आता था एच आर और बी आर, जिसको हम एम्प्टी टैग कहेंगे। तो ये यहाँ पे इमेज टैग है, इसको विदाउट नीडिंग, मतलब आपको इसको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, विदाउट क्लोजिंग टैग भी आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम इमेज यहाँ पे लेना चाहते हैं हमारे वेब पेजेस पे, by providing a full path or address URL to the access the internet file, by providing the file path related to the location of the current web pages। तो अभी जैसे हम जो इमेज लेते हैं, तो हम इमेज जो लेते हैं तो उसमें भी इमेज लेने के टाइप से, मतलब जो इमेज को मुझे एक्सेस करना है तो कहाँ कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो इमेज दैट इज एसआरसी एट्रीब्यूट। ठीक है, सोर्स इमेज यहाँ पे है, तो ये इमेज मुझे यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो सोर्स इमेज मुझे यहाँ पे देना है। ये सोर्स इमेज का क्या यहाँ पे रहेगा कि मुझे इमेज को कहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है, तो एसआरसी एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द सोर्स इमेज। It point to the location of the image file that the browser should display on the web pages। तो SRC एट्रीब्यूट क्या करता है, SRC मतलब सोर्स, कि मुझे इमेज को कहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है, इमेज को कहाँ से एक्सेस करना है, तो अभी देखिए, अभी जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं तो उसका सोर्स होता है। सोर्स होता है मतलब क्या, कि मुझे कंप्लीट पाथ पता होता है। अब जैसे मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर शॉपिंग के लिए जाना है तो अगर मुझे मेरे बाइक से जा रही हूँ या कैब से जा रही हूँ, बाइक से जा रही हूँ तो मुझे पता है। तो यहाँ पे अगर कैब से जाते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पे गूगल मैप डालता है, मतलब उसमें एक पाथ डालता है कि हम उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे इमेज को पाथ देना है, मतलब उसको कहाँ पे इसे एक्सेस करना है और कहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे पाथ देना होता है। तो वो पाथ हम किस में देते हैं, यहाँ पे सोर्स, सोर्स मतलब एसआरसी। ठीक है, तो अभी जब हम इमेज को एक्सेस करते हैं, हम दो तरीके से इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट तो हमारा सेम आ जाएगा, बट इसमें जो पाथ होता है वो दो पाथ होता है, एक होता है रिलेटिव पाथ और दूसरा होता है यहाँ पे क्या, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है,
तो ये जो रिलेटिव पाथ होता है और एब्सोल्यूट पाथ होता है। अब रिलेटिव पाथ मतलब क्या है कि नियर, नियर। अब जैसे कि हमारे जो रिलेटिव, हम किसको बोलते हैं? सबको रिलेटिव बोलते हैं क्या? नहीं। जो हमारे नियर बाय है, जानते पहचानते हैं, उसको हम रिलेटिव कहते हैं। और जहां पे हम रहते हैं, हमारे जो नेबर होते हैं, उनको हम रिलेटिव कहते हैं क्या? नहीं। वो हमारे घर के नहीं होते, या हमारे अंकल मामा ये सब नहीं होते, तो हम लोग उनको रिलेटिव नहीं कहते। वो हमारे क्या रहते हैं? पड़ोसी होते, नेबर हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। अब रिलेटिव मतलब क्या है? ये पास वाला। ठीक है, पास वाला। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? ये दूर वाला। ठीक है। अब हमारे भी रिलेटिव होते हैं, एक पास वाले रिलेटिव होते हैं, वो काफी क्लोज होते हैं, और एक दूर वाले रिलेटिव रहते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है कि रिलेटिव पाथ है, मतलब पास वाला एक पाथ है, और दूसरा यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है। मतलब मुझे किसी दूर लोकेशन से इमेज को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे रिलेटिव पाथ देखते हैं। अब रिलेटिव पाथ किसको कहते हैं? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रिलेटिव ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम जाते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे, हम डेस्कटॉप के जाने के बाद आपको फाइल दिख रही होगी। फाइल कौन सी है? ये एक एचटीएमएल फाइल है, प्लस हमारी इमेज है यहाँ पे। ठीक है। तो ये रिलेटिव है। अब रिलेटिव क्यों? क्योंकि हमारे जो एचटीएमएल पेज है, उसके पास ही इमेज है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ये रिलेटिव कहेंगे, मतलब ये पास में है। तो अभी मुझे इमेज लेना है। इमेज लेना है तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इमेज टैग हम लेंगे, एसआरसी हम लेंगे। ये देखिए, तो हम लेंगे यहाँ पे IMG SRC। और मेरे जो इमेज का नेम क्या है? BA1.jpg एक्सटेंशन। जैसे हमने अभी जस्ट देखा था, हमने बैकग्राउंड में ऐड किया था BA1.jpg। ठीक है। मैं इसको सेव करती हूँ। ठीक है, सेव मैंने किया। अभी हम इसका क्या देखेंगे? आउटपुट देखेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए क्या हुआ। ये हमारी इमेज आ गई। तो ये कौन सी इमेज होगी? ये रिलेटिव इमेज होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो एचटीएमएल फाइल है, उसके पास इमेज है ये। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये रिलेटिव इमेज कहेंगे। ठीक है। तो ये होगी हमारे रिलेटिव इमेज। और हमको ऑलवेज कौन सी इमेज यूज करनी है? रिलेटिव ही इमेज यूज करनी है। अब क्यों? तो वो पहले हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझ लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ अब रिलेटिव क्यों यूज करना है वो बताती हूँ। अब ये तो फर्स्ट हो गया हमारा रिलेटिव। अब जो रिलेटिव होता है हमारा क्लोज रिलेटिव होता है, उसके बाद थोड़ा सा क्लोज होता है, फिर काफी दूर के रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है। तो सेम अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? डेस्कटॉप पे जाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे गई। अब मैं क्या करती हूँ? यहाँ पे एक इमेज फोल्डर लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये इमेज फोल्डर है, मैं इसको कॉपी करके उसको बाहर करती हूँ। ठीक है। तो ये जो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज फोल्डर ले लिया। तो यहाँ पे जो इमेजेस है, अभी ये फोल्डर मैं ओपन करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इमेजेस है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो हमारी फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, प्लस जो हमारा इमेज का फोल्डर है वो भी डेस्कटॉप पे है। बट मुझे जो इमेज एक्सेस करनी है वो कहाँ से एक्सेस करनी है? फोल्डर से एक्सेस करनी है। तो ये भी हमारा कौन सा पाथ होगा? रिलेटिव ही पाथ होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर से इमेज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, कोड हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर से IMG SRC। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहले तो फोल्डर का नाम। ठीक है, जो मेरे फोल्डर का नाम था वो मैंने यहाँ पे दिया इमेजेस। अब मुझे वहां पे कौन से फोल्डर को किसको एक्सेस करना है? तो यहाँ पे एक एरो इमेज है, उसको मुझे एक्सेस करना है। ठीक है। तो उसको मुझे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ ARO.jpg। मैं इसको सेव करती हूँ। ठीक है। तो ये मैंने इमेज कहाँ से एक्सेस किया? फोल्डर से मैंने एक्सेस किया। तभी देखते हैं इसका आउटपुट। इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए क्या हुआ।
जो हमने इमेज डायरेक्ट मेरे एचटीएमएल पेज के साथ थी उसको भी मैंने एक्सेस किया, प्लस जो इमेज यहाँ पे फोल्डर में है उसको भी मैंने एक्सेस किया। तो ये जो नियर बाय इमेज होती है वो होती है कौन सी, रिलेटिव पाथ। ठीक है, रिलेटिव पाथ यहाँ पे होती है। अभी मुझे देखना है नेक्स्ट कौन सा, एब्सोल्यूट पाथ। अब एब्सोल्यूट पाथ कौन सा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या इमेज को यहाँ पे एक्सेस कर ये किया, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, यहाँ पे एक रिलेटिव इमेजेस होगी। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हम उसको, ठीक है, कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये जो इमेज है तो हम अगर इसका कोड देखने जाए तो एक को मैंने क्या किया, डायरेक्टली दे दिया है, क्योंकि मेरी जो एचटीएमएल फाइल है उसी के साथ थी, इमेज प्लस एचटीएमएल फाइल थी। उसके बाद जो दूसरी इमेज थी वो एचटीएमएल फाइल के साथ हमारा फोल्डर था, तो मुझे उस फोल्डर से इमेज को एक्सेस करना था। मतलब दोनों भी क्या थी, हमारी एचटीएमएल फाइल के पास में इमेज थी। अगर मुझे दूर की इमेज एक्सेस करना है तो दूर की इमेज हम एक्सेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा पाथ कहते हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट पाथ। तो ये दूर की इमेज जो एक्सेस करनी है, एक होती है यहाँ पे, एक तो दूसरे ड्राइव से आपको एक्सेस करनी है, नहीं तो आपको दूसरे वेबसाइट से एक्सेस करनी है, या आप गूगल से एक्सेस कर रहे हो तो डायरेक्ट पाथ आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये होती है एब्सोल्यूट इमेज जो हमारे फोल्डर में अवेलेबल नहीं है, तो कहीं हम आउटसाइड उसको एक्सेस कर रहे हैं। अभी देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ये बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट का ये बनाते हैं, प्रोजेक्ट का क्या होता है यहाँ पे, प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमने फोल्डर ओपन किया तो उस फोल्डर में हमारी जितने भी एचटीएमएल फाइल्स होती हैं, प्लस सीएसएस फाइल होती है, इमेज फाइल होती है, मतलब इमेज के लिए अलग से फोल्डर क्रिएट यहाँ पे किया जाता है। ये पूरा का पूरा फोल्डर हम सर्वर पे अपलोड करते हैं, ठीक है। हम कहीं और से इमेजेस नहीं लेते हैं, जो इमेजेस मुझे लगते हैं उसके लिए मैं सेपरेट फोल्डर मुझे क्रिएट करना होता है। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे लेते हैं। तो ये ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेटिव इमेज यूज करते हैं, ठीक है। क्यों क्यों रिलेटिव इमेज यूज करते, अगर इन केस मैंने किसी और वेबसाइट से इमेज को यूज किया, मतलब एब्सोल्यूट पाथ ले लिया, तो इस केस में क्या होगा कि वो वेबसाइट ही बंद पड़ेगी, ठीक है, या वो उसको उस वेबसाइट बंद पड़ी, या उस वेबसाइट में किसी ने वो इमेज ही डिलीट की, तो ऐसे में क्या होगा, वो इमेज हमारे वेबसाइट पे शो नहीं होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑलवेज रिलेटिव पाथ ही यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रिलेटिव का एग्जाम्पल। अभी मैंने बोला था एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में हम जब जाएंगे तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आप किसी वेबसाइट से ले सकते हो, गूगल से ले सकते हो, तो ये पूरा का पूरा पाथ आपको एसआरसी में देना होगा, ठीक है, पूरा का पूरा पाथ। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको एक फोल्डर से, सॉरी एक ड्राइव से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इमेज को यहाँ पे एक्सेस कराती हूँ, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए यहाँ पे, ये मेरा कौन सा है, यहाँ पे डी ड्राइव है। तो ये डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे एक इमेज फोल्डर है, ठीक है, इमेज फोल्डर यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर। तो इस डी ड्राइव की मुझे ये फर्स्ट इमेज है उसको एक्सेस करना है, ठीक है, इसके इसके एक्सेस करना है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं इस दूसरे ड्राइव से यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए ये मेरे लिए भले लोकल होस्ट पे, बट ये क्या होगी मेरे लिए एब्सोल्यूट इमेज होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट इमेज होगी यहाँ पे। तो इसको मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इमेज लेना पड़ेगा, मतलब इमेज एसआरसी यहाँ पे लेना है। ये देखिए IMG SRC, ठीक है, फिर से मुझे यहाँ पे लेना है, प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा ड्राइव लेना पड़ेगा, जो मेरा डी ड्राइव है, यहाँ पे मेरे D:\\, तो जो मेरा एड्रेस है मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। बट इसको अभी अगर हम यहाँ पे इसको लेते, ये एड्रेस को लिखेंगे तो ये हमारा गलत भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट यूज करेंगे। तो ये इमेज का पाथ एक्सेस करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट क्या है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है और आपका जो माउस है, राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद वहां पे ऑप्शन आता है कॉपी एज ए पाथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो इमेज है उसका पाथ मुझे एक्सेस करना था, तो अगर मैं लिख भी सकती हूँ, बट अगर लिखने में मैं थोड़ा सा भी गलत हुआ
तो ऐसे केस में मेरी जो इमेज है वो शो नहीं होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, इमेज पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और माउस की राइट बटन क्लिक मैंने की, और मैंने क्या किया, वहां पे एक ऑप्शन आया कौन सा, कॉपी एज ए पाथ। तो कॉपी एज पाथ पे मैंने सिलेक्ट किया, मतलब क्लिक किया, तो हमारा जो पाथ है वो कॉपी हो गया। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमारा जो पाथ है जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे क्या हुआ, आ गया। और इसको मैं एंड कर देती हूँ। ठीक है, ये तो मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपकी इमेज पे जाना है, इमेज पे जाके आपको राइट क्लिक प्लस शिफ्ट एक साथ करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, कॉपी एज ए पाथ, तो जिसमें कॉपी एज पाथ पे क्लिक करते हो तो आपका कंप्लीट पाथ कॉपी होता है, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी हम देखते हैं आउटपुट में क्या, कि हमारे जो इमेज है वो एक्सेस हो रही है कि नहीं, कौन से ड्राइव से, जो डी ड्राइव की है। ये देखिए तो यहाँ पे आ गई इमेज हमारी दिख रही है, यहाँ पे जो डी डी ड्राइव की इमेज है वो हमारी यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डी ड्राइव की इमेज यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉपी एज ए पाथ किया था, तो हमारा कंप्लीट पाथ यहाँ पे कॉपी हो गया। तो ये जो हमारी थर्ड इमेज है वो कौन सी इमेज है, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट इमेज है। ठीक है, तो अभी ये मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो ये जो आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है, ठीक है, तो ये जो लेडी की इमेज दिख रही है ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, प्लीज आंसर इन चैट बॉक्स। क्योंकि अभी तक हमने काफी बेसिक बेसिक टॉपिक लिए थे, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। तो अभी ये जो फर्स्ट लेडी की इमेज है वो कौन सी इमेज है, यस, मनु ने सही है आपका आंसर। बाकी लोग, बाकी लोग बताइए कौन सी इमेज है हमारी फर्स्ट वाली। ओके, रिलेटिव। ओके, हरि अंकित आपका भी सही है। सिर्फ तीन ही लोगों को समझा है यहाँ पे, सॉरी चार लोगों को। स्वाति आपका भी सही है। लिकेश आपका गलत है। समीक्षा आपका भी सही है। माधुरी आपका भी सही है। बस इतने स्टूडेंट हैं तो उनको इतना ही समझ में आ गया यहाँ पे। माधुरी मैंने फर्स्ट इमेज का ही पूछा है, तो इसीलिए भी पहले वही आंसर करना है। बाकी स्टूडेंट उनको क्लियर हुआ कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने फर्स्ट सेशन में बहुत बताया था कि मैं क्वेश्चन पूछ रही तो मुझे आंसर मिलने चाहिए, और जो आंसर नहीं देंगे मैं उनको क्वेश्चन पूछूंगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में है। और ये जो आप क्लास कर रहे हो या आगे जाके क्लास लगाओगे, तो ये सिर्फ करने के लिए नहीं है, हम ये जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। अगर यहाँ पे ही आप आंसर नहीं दोगे तो आगे कैसे होगा फिर। सिर्फ मुझे पांच छह लोगों के ही आंसर आए। ठीक है, नो वरी। जो सेकंड इमेज है, ये जो बॉटल की इमेज दिख रही है यहाँ पे, परफ्यूम के बॉटल की, वो कौन सी इमेज है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जिसमें परफ्यूम की बॉटल है वो इमेज कौन सी है। हर्षद सही है, अंकित आपका सही है। नेक्स्ट। ओके, मनु आपका भी सही है। अक्षय आपका भी सही है।
समीक्षा यस, आपका भी सही है। हरिओम आपका भी सही है। स्वाति आपका गलत है। ओके, तो जो हमारी थर्ड इमेज है वो कौन सी है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ओके। हम्म। हर्षल आपका गलत है। बाकी लोगों का जितना ही है सही है। ओके, तो हमको कौन सी इमेज लेनी होती है? मैंने बताया, हमको ट्राई करना है कि हमको ऑलवेज रिलेटिव ही लेना है। रीजन क्या है कि अगर मुझे कहीं से मैं एक्सेस करती हूँ इमेज, अगर इनकेस उस वेबसाइट से हट गई, तो ऐसे केस में हमारी जो इमेज है वो शो नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मुझे ऑलवेज रिलेटिव ही इमेज यहाँ पे लेने वाली है। ठीक है। और ये सेशन हमारा और चलने वाला है 15-20 मिनट। तो प्लीज रहिए ऑनलाइन। अभी ये तो हो गया कि हमने इमेज का ले लिया, कि हमने देख लिया कि रिलेटिव एब्सोल्यूट इमेज है वो कौन सी होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। बट उसके साथ साथ क्या यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम इमेज ले रहे, तो उस केस में क्या है यहाँ पे? अल्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है, अल्ट। अब अल्ट मतलब क्या होता है? ठीक है। अल्ट मतलब क्या है? अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट मतलब होता है अल्टरनेट नेम। ठीक है, ये देखिए अल्ट एट्रीब्यूट। द अल्ट एट्रीब्यूट्स attribute the image tag is used to specify the alternate text for the image which is useful when the image cannot be displayed. अब क्या होता है कि कभी कभी हमारा इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो होता है। इंटरनेट कनेक्शन हुआ स्लो होता है, या कभी इमेज डिस्प्ले नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एब्सोल्यूट यूज करते हो, तो अगर उस वेबसाइट से इमेज हट गई, तो ऐसे केस में क्या होगी? आपकी इमेज शो नहीं होती है। बट अगर इमेज शो नहीं हो रही है, तो उस केस के लिए भी हमको इमेज में एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, मतलब एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया गया है। वो कौन सा है यहाँ पे? अल्टर अल्ट एट्रीब्यूट। तो अल्ट एट्रीब्यूट का काम क्या है? ठीक है। तो अभी जैसे ये मैं सारी इमेज हटा के यहाँ पे लेती हूँ, मैं यहाँ पे लेती हूँ अल्ट। ठीक है। अल्ट में यहाँ पे ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? वुमन, वुमेन इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया? वुमेन इमेज यहाँ पे ले लिया अल्ट एट्रीब्यूट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको जो हमारे यहाँ में रिफ्रेश करती हूँ, तो आउटपुट में क्या आ रहा है? मैंने जो अल्टरनेट नेम दिया है वो तो नहीं आया। क्या दिख रही? इमेज ही दिख रही। बट वो अल्टरनेट नेम गया कहाँ? फिर कहाँ गया? तो मैंने क्या बताया यहाँ पे आपको, जब हमारी इमेज शो नहीं होगी, तो उस केस में आपका अल्टरनेट नेम शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके वेबसाइट पे विजिट करने आ रहा है, तो उसको पता होना चाहिए अगर इमेज शो नहीं हो रही है तो ये इस पे कौन सी इमेज थी। अब देखिए, मैं यहाँ पे पाथ क्या करती हूँ? गलत डालती हूँ। मतलब जो इमेज का नेम है मैंने चेंज कर दिया, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या दिख रहा है? आपका अल्टरनेट नेम शो हो रहा है, मतलब इमेज नहीं दिख रही है। तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेट नेम शो होता है। तो अल्टरनेट किसके लिए है? अगर इन केस मेरे वेबसाइट पे लोड ले रहा है, इमेज लोड होने में टाइम लग रहा है, या इमेज डिस्प्ले नहीं होने वाली है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे अल्टरनेट नेम से जो हमारे क्लाइंट है वो समझ लेंगे कि यहाँ पे किस चीज की इमेज थी। तो इसलिए हमको अल्टरनेट नेम देना जरूरी है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्या? अल्टरनेट नेम। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट। अब मुझे क्या करना है? जो इमेज है उसको मुझे बॉर्डर देना है। ठीक है। तो जो इमेज है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बॉर्डर मुझे देना है, तो उसके लिए हम लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लेके आती हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे अल्टरनेट नेम का एक और यूज है। अब अल्टरनेट का नेम यूज क्या है यहाँ पे? जो हमारी सर्च इंजन होती है, तो उसके लिए भी हमारा अल्टरनेट नेम काफी यूजफुल है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज, कौन सी इमेज का हम नाम लिखते हैं, तो उसके लिए ये हमारे सर्च इंजन के लिए हेल्पफुल है, मतलब जो एसईओ करते हैं तो ऐसे में वो हेल्पफुल है। सिर्फ मतलब ऐसे नहीं कि जो इमेज शो नहीं हो रही, सिर्फ उसके लिए हेल्पफुल नहीं, इसका दो यूज है। एक तो मार्केटिंग पर्पज के लिए आप अल्टरनेट नेम यूज कर सकते हो, क्योंकि जब हमारी वेबसाइट की मार्केटिंग होती है तो ये अल्टरनेट नेम भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हमने नहीं दिया होता है तो जो भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं तो वहां पे वो अल्टरनेट नेम को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ये डिफरेंस है। तो उसके लिए भी हमारा अल्टरनेट नेम जरूरी है। और जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे किसके, इमेज बॉर्डर की, ठीक है, इमेज बॉर्डर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे जो इमेज है उसको हम अप्लाई करेंगे क्या, बॉर्डर। तो उसके इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मैं इमेज डिफरेंट लेती हूँ, क्योंकि जो इमेज है तो उसमें मुझे बॉर्डर ऐड करना है। यहाँ पे लेती हूँ इमेजेस फोल्डर से, मैं यहाँ पे इमेज को एक्सेस करती हूँ, क्योंकि जो इमेज है हमारी ब्लैक है, स्लैश एरो डॉट जेपीजी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज चेंज की है, क्योंकि रीजन क्या है कि हमारा जो इमेज है वो ब्लैक है, इवन हमारी जो बॉर्डर है वो भी ब्लैक आती है। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर मुझे देना है, तो ये हमारा ग्रे कलर की इमेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर दे रहे हैं। ये बॉर्डर एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू नहीं दी तो बॉर्डर हमारे डिस्प्ले नहीं हुई। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 1, और मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो हम एचटीएमएल लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा यूनिट लेता है, पिक्सल। तो मुझे ये भी जो बॉर्डर भी दे रहा है वो किस में देगा, यहाँ पे पिक्सल में ही देगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए। तो आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे 1 पिक्सल बॉर्डर हमारे इमेज पे अप्लाई होगी। अगर आपको इसका थिकनेस बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 1 की जगह 5 10 जितना आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, 10 लेती हूँ। मैंने बॉर्डर का मुझे थिकनेस कितना चाहिए, 10 पिक्सल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिया। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हुआ कि हमारी जो इमेज थी उसमें यहाँ पे क्या आ गई, बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाइट, हाइट एंड विड्थ। अब क्या है, यहाँ पे जो इमेज है उसमें दो एट्रीब्यूट और है, विड्थ एंड हाइट। अब जो हमारे आउटपुट में क्या दिख रहा है, जो उसकी एक्चुअल विड्थ है, हाइट है इमेज की, वो ले रही है, वो दिख रही है। बट मुझे मेरी इमेज है इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे छोटी इमेज चाहिए। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज एट्रीब्यूट, इमेज टैग में विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 200 दिया, मैंने पहले बताया यहाँ पे सारे पिक्सल में है, तो इसलिए मैं कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। हाइट मैंने क्या लिया, यहाँ पे 2 पिक्सल, मतलब मैंने क्या किया, एक साथ उसको विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पे आ गई, ठीक है। विड्थ एंड हाइट यहाँ पे शो हो रही है, ये आ गई। तो जो मैंने विड्थ एंड हाइट दिया है उसके हिसाब से इमेज की विड्थ एंड हाइट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अलाइन। अब जैसे कि हमने कल पैराग्राफ और हेडिंग में अलाइन हमने देखा, तो सेम यहाँ पे इमेज पे भी अलाइन एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसमें भी अलाइन एट्रीब्यूट है, इसमें भी 3 वैल्यू है, लेफ्ट राइट सेंटर। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी इमेज कौन सी शो हो रही है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो हो रही जो इमेज है। अब मुझे इसको, इसी इमेज को क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट यहाँ पे मैं यूज करती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू क्या दी अलाइन की, यहाँ पे राइट दे दी, ठीक है। राइट मैंने यहाँ पे दे दी। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो कौन से साइड में आ गई, यहाँ पे राइट साइड में आ गई, ठीक है। और अगर बाय डिफॉल्ट कौन सी है, लेफ्ट है, लेफ्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर अलाइन में लेफ्ट देती हूँ तो ये क्या हो जाएगी, जो हमारी इमेज है वो जो बाय डिफॉल्ट जैसे थी लेफ्ट साइड में वैसे यहाँ पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट है सेंटर। अब मुझे क्या करना है, इमेज को सेंटर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेंटर एट्रीब्यूट यूज करती हूँ। मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ, क्या हुआ, हमने हेडिंग या पैराग्राफ टैग में हमने अलाइन में 3 वैल्यू पड़ी थी, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। तो सेम मैंने यहाँ पे इमेज पे भी लेफ्ट और राइट तो अप्लाई की, उसका आउटपुट आ गया हमारा। बट जब मैंने सेंटर अप्लाई किया तो सेंटर का आउटपुट नहीं आया,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम इमेज टैग यूज करें तो इसमें अलाइन में सिर्फ टू ही वैल्यू, कौन सी? लेफ्ट एंड राइट। मतलब आप इमेज को लेफ्ट कर सकते हो या राइट कर सकते हो, सेंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेंटर करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको टैग यूज करना पड़ेगा। तो वो टैग कौन सा है? सेंटर टैग है। तो सेंटर टैग के थ्रू आप अपने इमेज को सेंटर में ले सकते हैं। ये देखिए, ये अलाइन सेंटर करना है तो उस केस के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है? सेंटर टैग लेना है। ठीक है, तो अब मैं ये जो अलाइन ऑप्शन है मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, और जो इमेज से पहले, तो ये सेपरेट में क्या करती हूँ, यहाँ पे सेंटर टैग यूज करती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया। उसके बाद जैसे इमेज जहाँ पे कंप्लीट हो रही है तो वहां पे मैं क्या करती हूँ, सेंटर टैग को क्लोज कर देती हूँ और मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको करती हूँ रिफ्रेश। ये देखिए क्या हुई, हमारी जो इमेज है वो सेंटर में आ गई। ठीक है, मतलब अलाइन एट्रीब्यूट अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ इमेज में दो ही वैल्यू देना है, लेफ्ट और राइट। और अगर आपको सेंटर लेना है तो स्पेसिफिक आपको सेंटर टैग यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे एच स्पेस एंड वी स्पेस। एच स्पेस मतलब हॉरिजेंटल स्पेस एंड वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस। ठीक है, तो अभी जैसे ये सेंटर टैग को मैं क्या करती हूँ, यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब एच स्पेस और वी स्पेस की जरूरत क्यों है? ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो इमेज है हमारी कैसे आ रही है, एक तो लेफ्ट आ रही है या राइट आ रही है। और इन केस मैंने यहाँ पे सेंटर टैग यूज किया तो वो सेंटर में आ रही है। बट मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे क्या चाहिए, स्पेसिंग चाहिए। स्पेसिंग चाहिए कि मुझे जो हॉरिजेंटल स्पेसिंग चाहिए, तो उस केस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एच स्पेस। एच स्पेस स्टैंड फॉर द हॉरिजेंटल स्पेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेस कौन सा हो गया, लेफ्ट एंड राइट। मतलब एच स्पेस आप जब लेते हो तो आपको स्पेस वो दोनों साइड से देंगे, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एच स्पेस, ठीक है, एच स्पेस एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करती हूँ और उसको मैंने यहाँ पे 100 दिया पिक्सल। तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड से 100 पिक्सल स्पेस वो हमको मार्जिन प्रोवाइड करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 100 दिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से बढ़ा देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 300 लेती हूँ। तो आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 300 यहाँ पे दे दिया। ये देखिए आगे हमारी इमेज, तो ये आपको लेफ्ट साइड से स्पेस दिख रहा है, सेम स्पेस राइट साइड से भी है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, एच स्पेस। सेम लाइक मुझे वी स्पेस देना है। वी स्पेस मतलब क्या, वर्टिकल स्पेस। तब वर्टिकल स्पेस क्या हो जाएगी, टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो वी स्पेस यहाँ पे दे रही हूँ, तो मैंने क्या दिया, 200 दिया। और जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से इसको रिफ्रेश करती हूँ तो क्या होगा, वर्टिकल स्पेस मुझे दिखना चाहिए। ये देखिए क्या हुआ, आपको वर्टिकल स्पेस दिख रहा है, मतलब टॉप एंड बॉटम की यहाँ पे स्पेस क्या हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस मुझे देना है। तो उस केस के लिए हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि इमेज को हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ के साथ लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के साथ लेते हैं। तो इसी रीजन से मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे एस स्पेस और बी स्पेस की मुझे जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है, यहाँ पे वर्टिकल स्पेस कैसे ऐड करना है या हॉरिजॉन्टल स्पेस कैसे ऐड करना है वो हम देखते हैं। अब इसके साथ साथ असाइनमेंट आपको बताने से पहले और एक थोड़ा एक डाउट क्लियर करते हैं कि जब जो इमेज है या हमने पैराग्राफ वगैरह जो दिया है तो उसमें अलाइन एट्रीब्यूट है, लेफ्ट की जरूरत क्या है, कि बाय डिफॉल्ट तो वैसे भी लेफ्ट ही आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे इमेज टैग में लेफ्ट और राइट और सेंटर का क्या आपको डिफरेंस दिखेगा। तो फिर से मैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे लेती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, जो इमेज है उसी के साथ साथ मुझे पैराग्राफ भी लेना है। जो इमेज यहाँ पे दिख रही है तो उसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, पैराग्राफ यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो उसके लिए पैराग्राफ के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पी टैग देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, पी टैग ले लिया। तो अभी हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए, इमेज प्लस पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, इमेज प्लस पैराग्राफ। अब जैसे मैं रिफ्रेश करती हूँ ये आपको दिख रहा है। तो इमेज यहाँ पे क्या है, सेपरेट है और हमारा पैराग्राफ सेपरेट है। और एक आपको बात बता दूं कि हमने ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल मैंने बताया था टैग। तो पैराग्राफ तो हमको पता है कि ये ब्लॉक लेवल है क्योंकि ऑलवेज ये नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे ही आता है। ठीक है, बट इमेज यहाँ पे ब्लॉक लेवल नहीं, वो इनलाइन लेवल है।
फिर भी वो पैराग्राफ हमारा नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ पी टैग, वो ब्लॉक लेवल है। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये देखिए। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मुझे कैसे चाहिए आउटपुट, वो हम देखते हैं। मुझे क्या चाहिए? ये इमेज यहाँ पे चाहिए और प्लस हमारा पैराग्राफ यहाँ पे चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड में मुझे इमेज चाहिए और मुझे राइट साइड में क्या चाहिए? हमारा पैराग्राफ चाहिए। बट जिस तरीके से मैंने कोड किया है तो उसके हिसाब से तो वो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इमेज जो है वो सेपरेट आ रही है आउटपुट में और पैराग्राफ भी हमारा सेपरेट आ रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो पैराग्राफ है उसको भी लग रहा है जो पहले वाला टैग है वो ब्लॉक लेवल है, इसलिए वो ऊपर नहीं जा रहा है। और इमेज को भी पता है यहाँ पे कि जो हमारा जो टैग है नेक्स्ट, वो ब्लॉक लेवल है, इसलिए वो भी कहीं पे भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? तो जो पी टैग है उसको कैसे बताए कि इमेज के बाद भी स्पेस है, इमेज के बाद भी स्पेस है, तो वहां से भी पैराग्राफ स्टार्ट हो सकता है। हम कैसे हमारे वेब पेजेस को बताएं? तो उस केस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। कौन से? इमेज टैग पे। मैं यहाँ पे लेती हूँ क्या? अलाइन। अलाइन, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इमेज को देना पड़ेगा लेफ्ट। मैंने क्या किया? यहाँ पे इमेज को मैंने लेफ्ट अलाइन दे दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हुआ। हमारा जो इमेज है प्लस पैराग्राफ हमारा एक ही रो में आ गया। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में इमेज आ गई और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे कंटेंट, हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब जैसे कि इमेज यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपको, ये जो पैराग्राफ है और इमेज में बीच में स्पेस नहीं है, आपको ऐड करना है। आप एच स्पेस के थ्रू ऐड कर सकते हो स्पेस, या अदरवाइज आप सीएसएस के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब सेम इमेज मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे इमेज राइट साइड में चाहिए और मेरा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड में चाहिए। तो अभी मैं इसको जो अलाइन है इमेज का, मैं कर देती हूँ यहाँ पे क्या? राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? राइट यहाँ पे कर रही हूँ। मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, क्या हो गया? यहाँ पे जो हमारी जो इमेज है वो राइट साइड में आ गई और हमारा जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इमेज प्लस पैराग्राफ हम ऐड कर सकते हैं अगर हम अलाइन यूज करते तो। अगर ये अलाइन इमेज में ना यूज करके मैंने किसने यूज किया? पैराग्राफ में यूज किया, तो वो भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, मैं यहाँ पे राइट से हटा देती हूँ, इमेज को वैसे ही रखती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करती हूँ, मुझे पैराग्राफ राइट साइड चाहिए और मेरी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड चाहिए। ठीक है, इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्या हुआ? नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सेम अपने प्रीवियस पोजीशन पे चला गया, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल उसने कंसीडर कर दिया हमारे वेब पेजेस में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको इमेज प्लस पैराग्राफ चाहिए तो वो जो अलाइन एट्रीब्यूट है वो आपको कहाँ यूज करना है? आपके इमेज टैग में यूज करना है। और सेंटर टैग अगर यूज करते तो वो सेपरेट ही लेगा, उसके लिए वो बीच में नहीं आएगा। तो ये हो गया यहाँ पे क्या? हमारा इमेज जिसमें हमने देखे। अब जैसे आपको असाइनमेंट्स करने हैं, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, फोटो ले सकते हो। मैं यहाँ पे रुकती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मुझे ये असाइनमेंट आप कैसे ये करोगे? कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, सब आपके नाम के हिसाब से आप अपना कोड पेस्ट करना है, क्योंकि इनका कोड बहुत बड़ा नहीं है। और इसमें पैराग्राफ को आपको मुझे कॉपी करने की, मतलब कोड में ऐड करने की जरूरत नहीं मेरे इसमें। सिर्फ आपको कोड लिखना है कि आपको इमेज आपने कौन से साइड रखी उसके लिए कौन सा कोड है, प्लस आपने पैराग्राफ कौन सा साइड रखे उसके लिए कौन सा कोड है। बस इतना ही आपको कोड ऐड करना है, मतलब 2 या 3 लाइन का कोड आपको चैट बॉक्स में पेस्ट करना है विथ योर नेम। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट है, ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है, फर्स्ट असाइनमेंट है ये। हो गया? स्क्रीनशॉट लेना हो जाएगा तो मुझे बताइए। नेक्स्ट इमेज को मैं देती हूँ, क्योंकि ये कैसे वर्कशॉप है इसीलिए। और जो एडमिशन आपका हो जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, तो उस केस में आपको पूरी ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। हो गया? नेक्स्ट मैं करती हूँ, यहाँ पे सबका हो गया। नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये आपको बॉर्डर दिख रही है, बॉर्डर लाने की जरूरत नहीं। अब मुझे सिर्फ इमेज एंड टेक्स्ट चाहिए और मुझे सिर्फ 2-3 लाइन का कोड चाहिए, पूरा कोड नहीं। आपको एचटीएमएल से पेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉजिक का जो कोड होगा एचटीएमएल का वही मुझे पेस्ट करना है।
ये सेकंड असाइनमेंट है, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, मतलब फोटो आप ले लेते हो, मुझे मैसेज कर दीजिए। तो मैं थर्ड असाइनमेंट आपको देती हूँ। हो गया? ओके। नहीं, यहाँ पे थर्ड असाइनमेंट ये है। आप इमेज कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो इमेज ली है वही आपको लेना है। आपके पास जो इमेज अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। और टेक्स्ट भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट आपको ध्यान में ये रखना है कि उसका कोड और आपका जो मैंने जो आपको इमेज के फोटो लेने को बोले हैं, तो वो वैसे होना चाहिए। अगर दो पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ ही आपको लेना है, दो पैराग्राफ के साथ आपको इमेज को ऐड करना है। हो गया सबका? फोटो आपने ले लिया? थर्ड इमेज का आपने फोटो ले लिया? ओके। तो सभी को यहाँ पे इमेज जो हमने आज पढ़ा क्लियर हो गया सभी को? और किसी को कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे इमेज पे ही रुकने वाले हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। किसी को डाउट है आज के सेशन में? आप शब्बीर, सॉरी, आपने पूछा है ये इंटर्नशिप के लिए। तो आप इंटर्नशिप के लिए मैं नंबर शेयर कर दी, जो भी डाउट्स है आपको आप पूछ सकते हो। अक्षय, आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन आपका क्या है? मनु, आप जो मैं फिलहाल एडिटर यूज कर रही हूँ, नोटपैड प्लस प्लस है, स्लाइम है, यहाँ पे एटम है, ये एडिटर भी आप यूज कर सकते हो। प्लस विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज कर सकते हो। शायद आपने क्लास अटेंड नहीं किया था प्रीवियस का, इसलिए आपको नहीं पता। तो ये सारे एडिटर आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। बट मैं नोटपैड प्लस प्लस इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि आप टाइप करोगे तो आपका कोड आपको याद हो जाएगा। और किसी कुछ डाउट है, क्वेश्चंस है? और समीक्षा, अगर बैकग्राउंड इमेज का फुल इमेज में लेना है तो उसके इसके लिए आपको ये CSS यूज करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल नहीं आएगा, मैंने वही बताया था कि एचटीएमएल में हम लोग यहाँ पे, मैंने बताया था कि एचटीएमएल में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो हम फिलहाल अभी एचटीएमएल ही देख रहे थे इसीलिए। ठीक है, अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ असाइनमेंट का। मनु, आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम एक उसका विजुअल स्टूडियो कोड का ये है क्या, जो दूसरे एडिटर उसका ये प्लस पॉइंट ये है कि आपको ऑलवेज जो ब्राउजर है आपका रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक जैसे आप कोडिंग में चेंजेस करते हो वो रिफ्रेश होके आ जाएगा। और जैसे मैं नोटपैड प्लस प्लस के लिए मैं यहाँ पे हर बार रिफ्रेश कर रही हूँ, तो वैसे वहां पे जो अदर एडिटर है उसमें रिफ्रेश करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। तिलकेश, आपको मैसेज करना पड़ेगा आज के इसके लिए कि आपको वीडियो चाहिए। मैं नंबर शेयर कर रही हूँ, तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। 9175371081। ठीक है? तो ये सबके लिए मैंने नंबर शेयर कर दिया, ये कर लिए। और अभी देखिए यहाँ पे मैं एक बार असाइनमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ करना क्या है। इसके पहले ये हमारे मंडे से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा फोर्थ सेशन है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मैंने वही बताया यहाँ पे कि अन्वेष की VS कोड में वही सर्वर होता है, लाइव सर्वर, इसके कारण वो रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें आपको विजुअल स्टूडियो कोड में कोड बहुत कुछ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सीखना है। तो जितना आप लिखोगे कोड उतना बेटर रहेगा। और शॉर्टकट में जाओगे तो वो कोई मतलब नहीं उसका।
तो मनु, मैंने आपको नंबर दिया है, सबके साथ मैं नंबर शेयर किया है। उस नंबर पे आप मैसेज करिए कि आपको फर्स्ट डे से वीडियो एक्सेस चाहिए। अभी जैसे ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 पे आपको क्या करना है, ये एस्टिमेट चीट शीट है। तो ये हेडिंग है, तो हमने ऑलरेडी हेडिंग टैग पढ़ा है, तो आप जो हेडिंग में लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद आपकी इमेज है एचटीएमएल की, HTML5 की। उसकी जगह आप कोई भी इमेज आप ले सकते हो, और वो जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में है, और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपका टेक्स्ट है व्हाट इज एचटीएमएल। तो ये जो टेक्स्ट है उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज मतलब कोई भी टेक्स्ट आप ले सकते हो। तो व्हाट इज एचटीएमएल ये जो दिख रहा है आपको, ये भी हेडिंग में है। तो हेडिंग में से आपको ध्यान में रखना है कौन सा H1 टैग यूज करना है, हेडिंग टैग यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे जो असाइनमेंट है, तो उसमें असाइनमेंट में आपको ये बॉर्डर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमेज और टेक्स्ट चाहिए। और ये जो थर्ड असाइनमेंट है, इसमें क्या है, जो आपकी जो फर्स्ट इमेज है वो राइट साइड में है, उस राइट साइड इमेज के अंडर में दो पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, दो पैराग्राफ यहाँ पे आ रहे हैं। तो दो पैराग्राफ आपके इमेज में आने चाहिए, और जो लेफ्ट साइड की इमेज है उसके अंडर में यहाँ पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको कोडिंग करना है। मैंने ऑलरेडी बताया था अलाइन कैसे लेना है इमेज को। और नोट्स तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स तो नहीं मिलेंगे पीडीएफ। जो स्टूडेंट मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लासेस करते हैं, उनके लिए उनको मिल जाते हैं। आपका सिर्फ ये वर्कशॉप का सेशन है, तो आपको वीडियो चाहिए, तो जो मैंने नंबर दिया है उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको फर्स्ट डे से वीडियो एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये सेशन अभी यहीं पे एंड करते, बाकी का हम सेम टाइम पे देखेंगे कल 7। असाइनमेंट का कोड नहीं मिलेगा अक्षय, वो कोड आपको करना होगा। ठीक है, ये कोड नहीं मिलता है, मैं कोई भी असाइनमेंट का कोड नहीं देते, वो कोड आप बनाओ, मेरे साथ शेयर करो, अगर कुछ गलत है तो मैं उसमें आपको आपको किसका कोड चाहिए। मनो, नंबर है 9175। आप क्या बोले, कोड चाहिए? कोड कोड मुझे चाहिए सिर्फ, और वो भी 2-3 लाइन का। सिर्फ मुझे 2-3 लाइन का कोड चाहिए जो एग्जैक्टली लॉजिक है, बस उतना ही मुझे चाहिए। मुझे स्टार्टिंग HTML बॉडी टैग लिख रहे वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर जैसे कोड है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेज हमने लिया है, तो मुझे, आप पैराग्राफ ले रहे हो और ये इतना कंटेंट भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसमें डैश डैश कर दो, मैं समझ जाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैं एक बार फिर से यहाँ पे टाइप करती हूँ, नंबर टाइप करती हूँ, 9175371081। सॉरी, समीक्षा कुछ गया सिर्फ, एवरीवन फिर से 9175371081। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेशन एंड करते हैं। गुड नाइट, बाकी का सेशन हम कल करेंगे। और मुझे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी की तरफ से मुझे असाइनमेंट के कोड्स चाहिए। पहले मैं कोड चेक करूंगी, देन मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। ओके, ओके, चलिए गुड नाइट।